प्यारे बच्चों, आज हम लोग यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की वैसे कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण यह इतनी अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करता है। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि अकेले कार्बन के यौगिकों यानी कार्बनिक यौगिकों के लिए अलग ब्रांच बनाया गया केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अकेले कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है जिसके चलते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग ब्रांच की आवश्यकता पड़ी। तो कार्बन की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य तत्वों में नहीं पाई जाती हैं, इसको यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कहा जाता है। कार्बन की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन है जिसके चलते इतनी अधिक संख्या में कार्बन यौगिकों का निर्माण करता है, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी हिंदी में श्रृंखलन गुण। कैटेनेशन प्रॉपर्टी श्रृंखलन गुण। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है? जब किसी तत्व के अनेक परमाणु एक दूसरे से जुड़ करके लंबी श्रृंखला का निर्माण करें तो इस गुण को कहा जाता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। श्रृंखलन गुण यानी श्रृंखला का निर्माण करें, श्रृंखला यानी चेन। जब एक ही तत्व के अनेक परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबी श्रृंखला लॉन्ग चेन का निर्माण करते हैं तो यह गुण कहलाता है श्रृंखलन गुण। यानी कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब एक ही तत्व के अनेक परमाणु एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो तत्व का यह गुण श्रृंखलन गुण यानी कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाता है। क्लियर? जब एक ही तत्व के अनेक परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला का लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं तो यह गुण क्या कहलाता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी को सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग का मतलब कि स्वतः एक दूसरे से जुड़ते जाना। एक ही तत्व के अनेक परमाणुओं का सेल्फ यानी स्वतः एक दूसरे से लिंक होते जाना, एक दूसरे से जुड़ते जाना, यही सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी या कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाता है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी आप समझे, श्रृंखलन गुण यानी श्रृंखला का निर्माण करने का गुण यानी लंबा चेन बनाने का गुण। जब एक ही तत्व के अनेक परमाणु एक दूसरे से जुड़कर लंबा चेन बनाते हैं, लॉन्ग चेन बनाते हैं तो यह कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाता है। अब यह चेन 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 कार्बन का भी हो सकता है, 6 कार्बन का भी हो सकता है। इस तरह बहुत सारे कार्बन के एटम एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं और श्रृंखला बढ़ते जाता है। और जैसे जैसे श्रृंखला बढ़ेगा ये कंपाउंड भी अलग अलग होते जाएंगे। जैसे 2 कार्बन होगा तो ये अलग कंपाउंड, 3 कार्बन होगा तो अलग कंपाउंड, 4 कार्बन का अलग कंपाउंड, इसके कंपाउंड का अलग नाम होगा, इसके कंपाउंड का अलग नाम होगा। इस प्रकार कार्बनिक यौगिकों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है? तो अब यह जो चेन बन रहा है ये कार्बन परमाणु लंबी श्रृंखला में जो जुड़ रहे हैं जिसके चलते
अनेक कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ जाती है। अब यह जो चेन है, यह लॉन्ग चेन का जो लंबी श्रृंखला का निर्माण हो रहा है, यह लंबी श्रृंखला कई प्रकार की हो सकती है। जैसे यह ओपन चेन भी हो सकता है और यह क्लोज चेन भी हो सकता है। ओपन चेन का मतलब हो गया खुली श्रृंखला और क्लोज चेन का मतलब हो गया बंद श्रृंखला। ठीक है। ओपन चेन भी दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रेट चेन और एक होता है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन का मतलब हो गया सीधी श्रृंखला और ब्रांच चेन यानी शाखित श्रृंखला। अब देखो बाबू, खुली श्रृंखला यदि कार्बन परमाणु इस तरह से एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं कि रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो, साइकिल का फॉर्मेशन नहीं हो, यानी इनकी श्रृंखला खुली हो, बंद नहीं हो, तो यह हो गया ओपन चेन। और यदि कार्बन परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजक बंध द्वारा ऐसे जुड़े हों कि यह श्रृंखला बंद हो जाती है, कि यह श्रृंखला बंद है, तो यह कहलाएगा बंद श्रृंखला। अब यह अलग यौगिक हो जाएगा, यह अलग यौगिक हो जाएगा। खुली श्रृंखला भी दो तरह की होती है। सीधी श्रृंखला, जैसे देखिए कार्बन परमाणु यहाँ एक दूसरे से सीधी श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित है, इसमें कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, कहीं भी शाखा नहीं निकला हुआ है, अनब्रांच्ड है, अशाखित है, तो यह सीधी श्रृंखला हो गया। अब यदि मान लीजिए कि यहां पर ब्रांचिंग निकल गया, यहां ब्रांचिंग निकल गया, तो ये हो गया शाखित श्रृंखला। तो अब इसका नाम अलग हो जाएगा, इसका नाम अलग हो जाएगा। शाखा के चलते भी कंपाउंड बढ़ गए, सीधी श्रृंखला के चलते भी अलग कंपाउंड हो गए, बंद श्रृंखला के चलते भी अलग कंपाउंड हो गए। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी हम लोग जाने कि एक ही तत्व के अनेक परमाणु एक दूसरे से जुड़कर जब लंबी श्रृंखला बनाए तो यह गुण क्या कहलाता है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अब यह जो श्रृंखला बन रहा है, इस श्रृंखला के चलते कार्बनिक यौगिकों की संख्या, कार्बन के यौगिकों की संख्या बढ़ जाती है। यह श्रृंखला 2 कार्बन की भी हो सकती है, 3 कार्बन की भी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन, यानी इससे भी ज्यादा हो सकती है। तो जितना कार्बन की संख्या बढ़ेगी उतना ही यौगिक अलग अलग होते जाएंगे, उतना ही यौगिक की संख्या बढ़ेगी। अब यह श्रृंखला भी कई तरह की होती है। यदि कार्बन परमाणु ओपन चेन में, यानी इस तरह से कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध हो कि ये साइकिल के रूप में, रिंग के रूप में बंधे नहीं हो, तो ओपन चेन हो गया। और यदि कार्बन परमाणु एक दूसरे से इस तरह से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हों कि एक साइकिल का, रिंग का फॉर्मेशन हो, तो ये बंध श्रृंखला। अब ये अलग प्रकार के यौगिक होंगे, ये अलग प्रकार के, इनका नाम अलग होगा, इनका नाम अलग होगा। तो इस तरह कार्बनिक यौगिकों की संख्या और बढ़ जाएगी। अब ओपन चेन भी 2 तरह का होता है। स्ट्रेट चेन, यदि कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं हो, बिल्कुल अशाखित हो, एकदम सीधे जुड़े हुए हो, सीधे या ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है लेकिन ब्रांचिंग इसमें नहीं हो, ऐसे भी हो सकता है लेकिन इसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं हो, ये सीधी श्रृंखला कहलाएगा। तो कहीं भी शाखा नहीं हो, ब्रांचिंग नहीं हो, तो सीधी श्रृंखला। और यदि इसमें ब्रांचिंग निकल जाए तो शाखी श्रृंखला, इसके चलते भी यौगिकों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये हम लोग देखिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी जिसके कारण एक ही तत्व के अनेक परमाणु जुड़ करके लंबी श्रृंखला बनाते हैं। यह श्रृंखला खुली श्रृंखला भी हो सकती है, बंद श्रृंखला भी हो सकती है, खुली श्रृंखला सीधी श्रृंखला भी हो सकती है, शाखी श्रृंखला भी हो सकती है। इस तरह विभिन्न प्रकार की श्रृंखलाएं, विभिन्न प्रकार के चेन बनते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के यौगिक बनते हैं, इसलिए कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। अब प्रश्न ये है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक
कार्बन में पाई जाती है, कार्बन में पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड में भी और मेडिकल इंजीनियरिंग के परीक्षाओं में पूछा जाता है कि द मोस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी इज शोन बाय, सबसे अधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसके द्वारा दर्शाया जाता है, तो कार्बन द्वारा। इसीलिए कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। अब प्रश्न यह है कि कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी दर्शाता है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन ही सबसे अधिक क्यों दर्शाता है? ऐसा कार्बन में कौन सी विशेषता है जिसके चलते यह सबसे अधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी दर्शाता है? तो देखो बाबू, कार्बन की दो विशेषताएं हैं जिसके चलते यह सबसे अधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी दर्शाता है। कार्बन द्वारा सर्वाधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी दर्शाए जाने का कारण पूछ सकता है कोई भी कि कार्बन ही सबसे अधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी श्रृंखलन गुण क्यों दर्शाता है? तो पहला कारण है वेरी स्मॉल साइज, स्मॉल एटॉमिक साइज, यानी छोटा परमाणु आकार, और दूसरा है हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी उच्च बंध वियोजन ऊर्जा। कार्बन के परमाणु का आकार छोटा होता है, परमाणु आकार छोटा होने के चलते इसके बहुत सारे परमाणु एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। और दूसरा चीज है कि हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उच्च बंध वियोजन ऊर्जा। अब बंध वियोजन ऊर्जा क्या है? बंध आप लोग समझ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये बंध हो गया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक मूल बॉन्ड को वियोजित करने में, तोड़ने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध वियोजन ऊर्जा कहलाता है। बंध वियोजन ऊर्जा, बंध यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वियोजन मतलब तोड़ना, ऊर्जा समझ रहे हैं। एक मूल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध वियोजन ऊर्जा कहलाता है। और कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसलिए यह बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है। इसलिए कार्बन के परमाणु कितना भी एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होने के चलते यह बॉन्ड जल्दी टूटता नहीं है, बॉन्ड स्टेबल होता है और यौगिक भी, अणु भी क्या होंगे? अस्थायी होंगे, चाहे कार्बन के कितने भी परमाणु एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं। कार्बन जिस ग्रुप का है उस ग्रुप में अदर एलिमेंट सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे अधिक इसका होता है। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 347 किलोजूल पर मोल, इसका 297 और इसका 260 किलोजूल पर मोल होता है। तो ये भी एक कारण है, इन तीनों में एक ही वर्ग के तत्व हैं कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच जो बॉन्ड है, जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच जो बॉन्ड है, आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा किसका है? कार्बन कार्बन बॉन्ड का। इसीलिए यह बॉन्ड ज्यादा अस्थायी होती है और कितना भी कार्बन के परमाणु जुड़ते चले जाएं, बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होने के चलते यह स्टेबल होता है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे अधिक कार्बन द्वारा दर्शाया जाता है। इसके दो कारण हो गए, एक तो छोटा परमाणु आकार और दूसरा उच्च बंध वियोजन ऊर्जा। तो इसको नोट कर लें। आप देखिए, कार्बन के अलावा सेकेंड जो सर्वाधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी दर्शाने वाला तत्व है वह सिलिकॉन। फर्स्ट कार्बन है तो सेकेंड कौन हो गया? सिलिकॉन। और ये भी पूछा जाता है
ये कंडीशन में सेकेंड मोस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी दर्शाने वाला तत्व कौन है? तो सिलिकॉन है। सबसे अधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन दर्शाता है और उसके बाद किसका स्थान है? सिलिकॉन का। तो इसको याद रखेंगे। तो ये हम लोग देखिए कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बन अपनी किन विशेषताओं के कारण इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, उसमें फर्स्ट देखिए कैटेनेशन। सबसे अधिक कैटेनेशन कौन दर्शाता है? कार्बन। क्यों दर्शाता है? तो दो रीजन आपको बताए, छोटा परमाणु आकार और दूसरा उच्च बंध वियोजन ऊर्जा। और सेकेंड मोस्ट कैटेनेशन प्रॉपर्टी कौन दर्शाता है? सिलिकॉन। अब दूसरा जो इसका विशेषता है वह है टेट्रावैलेंट नेचर। टेट्रावैलेंट, टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट यानी वैलेंसी, वैलेंसी यानी संयोजकता। ठीक है। कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6। परमाणु भार कितना होता है? 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि इसका देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का 1s2 2s2 2p2। ठीक है। किस वर्ग का तत्व है? ग्रुप इसका कौन सा है? तो ग्रुप इसका हो गया 4th A या 14। किस पीरियड का है? तो सेकेंड पीरियड का। और ब्लॉक कौन सा है? तो पी ब्लॉक है। ये कार्बन के बारे में कुछ बातें हम लोग जाने। अब देखो बाबू, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर यदि चर्चा करें तो कार्बन का सामान्य अवस्था में बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और 2p में, p में 3 ऑर्बिटल होता है। ये 3 ऑर्बिटल हो गया। ये 2px हो गया, 2py हो गया, 2pz। 2 इलेक्ट्रॉन है, एक एक करके भर दिए। ये आप लोग 11th में परमाणु संरचना में आप लोग इस तरह का पढ़े हैं, ऑर्बिट ऑर्बिटल के बारे में। तो यहाँ पर सामान्य अवस्था में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 2। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही सहसंयोजकता होता है, यानी सहसंयोजकता इसका यहाँ पर कितना होगा? 2। क्लियर। कार्बन का सामान्य अवस्था में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। देखिए हम लोग पढ़े हैं सहसंयोजक बंध कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। और किसी तत्व का परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन साझा में लगाता है वह उसकी सहसंयोजकता कहलाती है। ठीक है। तो साझा में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा? तो जो अकेला होगा, क्योंकि जो अकेला होगा उसी को जोड़ा बनाने की जरूरत है। तो ये अकेले जो इलेक्ट्रॉन है इसी को जोड़ा बनाने की जरूरत है और इसीलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करेंगे। तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो सहसंयोजकता कितना हो गया? 2। लेकिन जब कार्बन यौगिकों में होता है, कार्बन के यौगिकों में कार्बन पाया जाता है उत्तेजित अवस्था में। कार्बन के यौगिकों में कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है? उत्तेजित अवस्था में। और ये बात किसने बताया था? तो वान हाफ ने बताया था। वान हाफ ने बताया था कि कार्बन के यौगिकों में कार्बन उत्तेजित अवस्था में पाया जाता है। और उत्तेजित अवस्था में पाए जाने का मतलब क्या हुआ? देखो बाबू, ये 2s हो गया, 2px, 2py, 2pz। उत्तेजित अवस्था में जब होगा, यहां पर ये जोड़ा में है। ठीक है। यहां ऑर्बिटल खाली है। ये जोड़ा में जब है तो जब उत्तेजित होंगे तो एक दूसरे से मारपीट शुरू करेंगे। मारपीट शुरू करेंगे तो तलाक होगा, और तलाक होगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे।
तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ये जोड़ा दोनों अलग अलग हो गया, अब दोनों अलग अलग रहने लगा। तो अलग अलग रहने लगा तो ये इलेक्ट्रॉन चलाया यहाँ पर, अब अयुग्मित कितना हो गया, 4 हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब 4 हो गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। तो अब चारों ये जोड़ा बनाना चाहेगा, यानी चारों अब साझा कर सकता है, तो सहसंयोजकता कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सहसंयोजकता 4, और सहसंयोजकता 4 हो गई तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट कहा जाता है। यानी जब संयोजकता कितनी हो, 4, तो कार्बन में ये गुण पाया जाता है कि उसकी सहसंयोजकता कितनी होती है, 4, यानी वो 4 कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, साझा कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये हम लोग समझे, आशा ही आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। सामान्य अवस्था में कार्बन के बाहरी कक्ष में s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 3 ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक करके भर दिए। p में 3 ऑर्बिटल px py और pz। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 है, और जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वही साझा करेगा, वही सहसंयोजकता को व्यक्त करेगा, तो सहसंयोजकता 2 होगी। लेकिन जब उत्तेजित अवस्था में, वार्नहाफ ने ऐसा देखा था कि कार्बन के यौगिकों में, वार्नहाफ ने बताया था कि कार्बन के यौगिकों में कार्बन हमेशा उत्तेजित अवस्था में होता है। तो जब उत्तेजित अवस्था में जाएगा तो इसका एक ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जोड़ा में जो इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इधर चलाया, तो यह भी अयुग्मित हो गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो चारों अब साझा कर सकते हैं, चारों अपना जोड़ा बना सकते हैं, इसलिए सहसंयोजकता कितना हुआ, 4, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यह भी एक रीजन है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक संख्या में पाई जाती है। तो क्या रीजन हुआ, टेट्रावैलेंट नेचर, कैटेनेशन प्रॉपर्टी पहला देखे और दूसरा देखे टेट्रावैलेंट नेचर, यानी कार्बन कितना बॉन्ड बना सकता है, कार्बन की अधिकतम सहसंयोजकता कितनी होगी, तो 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यही कारण है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, देखिए यहां पर कार्बन की संयोजकता 1 2 3 4 बॉन्ड बना है, यहां भी कार्बन 2 1 3 4, यहां भी कार्बन 3 1 4। कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि कार्बन की सहसंयोजकता कितनी है, 4 है। ठीक, तो 2 हम लोग देखे, कैटेनेशन प्रॉपर्टी और टेट्रावैलेंट नेचर। तीसरा जो रीजन है, कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं, अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है। यह भी एक रीजन है, कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होने का कारण यह भी रीजन है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा भी कार्बन से जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड द्वारा भी, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा भी। इसलिए कार्बन की यौगिकों की संख्या सिंगल बॉन्ड वाला अलग का यौगिक हो जाएगा, डबल बॉन्ड वाला यौगिक अलग हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का नाम दूसरा होगा। तो ये अलग अलग यौगिक हो जाएंगे, इसलिए कार्बन की यौगिकों की संख्या इतनी अधिक है। यह भी एक रीजन हो गया कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है। यह गुण अन्य तत्वों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कार्बन अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ भी
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है। अभी हम लोग देखिए कि कार्बन अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है। साथ साथ कार्बन अन्य तत्वों के परमाणु के साथ भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। जैसे देखिए कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा, कार्बन क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ सकता है। यह भी एक रीजन है कि कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होती है। कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ ही सकता है, या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। इसके बाद पांचवा जो रीजन है, सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी भी एक रीजन है कार्बन के यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होने के कारण। सजातीय श्रेणी हम लोग पढ़े हैं, जिनके लगातार सदस्यों के बीच कितने का अंतर हो, तो CH2 का, यहां भी CH2 का अंतर, यहां भी CH2 का अंतर। ये पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। जो लोग सजातीय श्रेणी नहीं जानते हैं वे लेक्चर सेकंड देखें वीडियो, सजातीय श्रेणी उसमें बताया गया है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यह भी एक कारण है कि कार्बनिक यौगिकों की संख्या इतनी अधिक होती है। अगला कारण है समावयवता। समावयवता के चलते भी कार्बन की यौगिकों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि हम पेंटेन की बात करें, CH3, CH2, 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 CH3, यह पेंटेन हो गया, नॉर्मल पेंटेन। ये कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला के रूप में है। अब देखो बाबू, यह इसका समावयव हो गया। यहां पर कार्बन कितना है, 5 है, यहां भी कार्बन 2 3 4 5। एक और देख लेते हैं, देखिए एक ही यौगिक है, C फार्मूला इसका अणु सूत्र समान है, कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें भी 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5, इसमें भी, सब में कार्बन 5 है। हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 3 12, यहाँ भी 3 2 5 3 8 3 11 1 12, यहाँ 3 3 6 3 9 3 12, सबका अणु सूत्र समान है। क्या, C5H12, यह किसका अणु सूत्र है, तो पेंटेन का। लेकिन अंतर क्या है, यहां कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित है, यहां कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में एक और ब्रांचिंग है, यहां कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला में दोनों और ब्रांचिंग है। इसको कहा जाता है नॉर्मल पेंटेन, यह हो गया आइसोपेंटेन, और यह हो गया नियोपेंटेन। हम लोग ऑर्गेनिक में ही आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि नॉर्मल, आइसो और नियो क्या होता है और ये कब यूज किया जाता है। यहां आप देखिए कि एक ही यौगिक, एक ही अणु सूत्र यहां पर है, C5H12, लेकिन केवल स्ट्रक्चर में भिन्नता है। यहाँ सीधी श्रृंखला के रूप में कार्बन व्यवस्थित है, यहाँ एक और ब्रांचिंग हो गया है, यहाँ दोनों और ब्रांचिंग हो गया है, केवल स्ट्रक्चर में भिन्नता हो गई है, इसलिए यह यौगिक अलग अलग हो गए हैं। यह नॉर्मल पेंटेन हो गया, यह आइसोपेंटेन, ये नियोपेंटेन, तीनों पेंटेन ही है, तीनों का अणु सूत्र समान है, लेकिन स्ट्रक्चर में केवल भिन्नता आ गई है। यहाँ सीधी श्रृंखला, यहाँ एक और ब्रांचिंग निकल गया, यहाँ दोनों और ब्रांचिंग निकल गया, तो इनके नाम अलग अलग हो गए, इनके भौतिक गुण भी अलग अलग हो जाते हैं। तो समावयवता, इसी को समावयवता कहा जाता है, जब वैसे यौगिक जिनके समान अणु सूत्र हों लेकिन संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, ऐसे यौगिकों को समावयवी कहा जाता है और इस घटना को समावयवता कहते हैं। तो इसके चलते भी जहां एक यौगिक होना चाहिए था वहां 3 3 यौगिक हो गया, यानी यौगिकों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई।
तो ये हम लोग देखे कि क्यों कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बनिक रसायन की अलग ब्रांच की आवश्यकता इसीलिए पड़ी क्योंकि कार्बन की यौगिकों की संख्या, अकेले कार्बन की यौगिकों की संख्या, कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, 1.5 मिलियन के करीब है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग ब्रांच बनाया गया। कार्बन की यौगिकों की संख्या इतनी अधिक क्यों है? तो कार्बन की कुछ विशेषताएं हैं जो अन्य तत्वों में नहीं पाई जाती है। कार्बन की ऐसी कौन कौन विशेषताएं हैं जिसके चलते कार्बन इतनी अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है? तो हम देखें कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंट नेचर, कार्बन द्वारा अन्य कार्बन परमाणु के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करना, कार्बन का अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ना, सजातीय श्रेणी और समायोजकता। तो ये हम लोग देखे कार्बन के यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में। अब पिछले लेक्चर में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर देखेंगे और आज के लेक्चर पर आधारित कुछ और क्वेश्चन। तो पिछले लेक्चर का ये आंसर हो गया, फर्स्ट का डी, सेकंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का ए और फिफ्थ का बी। आज के लेक्चर के ये क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी दर्शाने वाला तत्व। द्वितीय सर्वाधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी दर्शाने वाला तत्व है। तीसरा है कार्बन की अधिकतम सहसंयोजकता होती है, ऑप्शन दिया हुआ है। और चौथा कार्बन द्वारा सर्वाधिक कैटेनेशन प्रॉपर्टी दर्शाए जाने का कारण है। ये सभी क्वेश्चन जो हैं आप लोग बनाएंगे। आपको पिछले लेक्चर में, प्रत्येक लेक्चर में बोल रहे हैं कि डेली का वीडियो आप लोग डेली पढ़िए, समझिए, नोट कीजिए और जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में उसी दिन निश्चित रूप से दीजिए। तो आशा है आप लोगों को कार्बन का यूनिक प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंट नेचर, ये सब बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है, आपको वीडियो अभी तक अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।